दफा का जिक्र ही शमपोरे गांव में एक सैठ और उसकी बीवी रहती थी। वो सैठ बहुत अमीर था। इनके घर एक गरीब नौकर भी काम किया करता था। वो बहुत वफादार और मेहनती था। इसका नाम कालो था। अरे इस बार तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ। जो भी पूरे साल का नुकसान था वो इस फसल ने भर दिया है, और जो आगे अब नई फसल मैं बीजूंगा उसका खर्चा भी बच गया है। और मज़े की बात तो ये है कि इस दफ़ा मैंने इरादा किया है कि मैं एक कार लूँगा। तुम मशवरा दो ना, मुझे कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आखिर मैं इस गाँव का चौधरी हूँ। हाँ हाँ चौधरी साहब, आपको गाड़ी लेनी ही चाहिए। आखिर आप इस गांव के बड़े हैं और सेठ भी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो ये हमारी बेइज्जती होगी। अब तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अच्छा, अब तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, और मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए भी दे दो। अभी मैंने बहुत सा काम भी करना है और खेतों की तरफ भी जाना है, उनको भी देखना है। जल्दी लाओ। अरे चौधरी साहब, आज तो मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आप मुँह हाथ धो लें और मैं बस अभी गरम करके ले आती हूँ, बस 1 मिनट में। अच्छा कालू, मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, और तुम भी जानवरों को चारा डालकर छांव पर बांध कर उनको पानी पिला देना। और जल्दी जल्दी मेरे पीछे ना ट्रैक्टर लेकर आ जाओ, और खेतों में हल भी चलाना है और बीज भी डालना है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब बताया है, इस दफ़ा बहुत तेज़ बारिश होगी। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लें आज। जी जी मालिक, आप चलें, मैं बस आपके पीछे ही आया। जानवरों को मैंने दूसरी हवेली में चारा भी डाल दिया है और छांव पे भी बांध दिया है, और बस मैं पानी पिला के आपके पीछे ट्रैक्टर लेकर आ रहा हूँ। आप चलें, मैं बस अभी आया। फिर सेठ साहब जमीनों की तरफ रवाना हो जाते हैं। और फिर कालो जानवरों को चारा डालकर जमीनों की तरफ चला जाता है। फिर चुड़ैल नानी जी के पास एक पुराना क्लास फेलो आ जाता है और वो बातें करने लगते हैं। और बताओ हारिस, आजकल तुम क्या कर रहे हो और कहाँ होते हो? कभी नज़र ही नहीं आए। और पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है तुम्हारी? मेरे तो ख्वाब था बड़ी पोस्ट पर जाना, पर चलो मेरी तो शादी हो गई। कुछ नहीं यार, करना क्या है। मैं तो 9th में फेल हो गया था और मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई छुड़वा कर फिर एक फैक्ट्री में डाल दिया, और अब तो मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अपना कोई ना कोई कारोबार करना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे खाली नहीं भेजोगी। अरे मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारी बात साफ साफ बोलो। ऐसे पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो?
मुझे तो इस तरह तुम्हारी कोई समझ नहीं आ रही और मैं तो समझ बिल्कुल भी नहीं पा रही आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। यार दरअसल बात कुछ ऐसी है, जो पैसे मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने सारे के सारे कारोबार पे लगा दिए हैं, लेकिन अभी सही तरीके से कारोबार नहीं चल रहा, इसीलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं उधार लेने आया हूँ तुमसे। अच्छा तो ये बात है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पैसे दे भी दूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा और मुझे क्या गारंटी। वैसे कुछ पैसे सेठ साहब ने गाड़ी के लिए रखे हैं। यार देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम लोग बड़े लोग हो, चौधरी हो और ज़िम्मेदार भी हो, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ पैसे रखे होंगे। तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें डबल वापस करूँगा, परेशान मत हो। और जो मुनाफा होगा उसमें से भी बराबर की हिस्सेदार होगी तुम। इस तरह हम दोनों फ़ायदे में रहेंगे। फिर चुड़लानी जी सैद के पैसे चोरी करके हारिस को दे देती हैं। हारिस एक नंबर का धोखेबाज इंसान था। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ना जल्दी जाना है। आज दावत पे एक तुम सारे खेतों में हल भी चला दो और इनमें बीज भी डाल देना और फिर सुबह इनको पानी लगा लेंगे और शाम होने से पहले ही आ जाना। जानवरों को चारा भी डालना है और थोड़ा सा घर भी काम करना है, यहीं पर शाम मत कर देना। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो और शाम होने से पहले ही आ जाना। जी जी मालिक, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, वो करके फिर मैं हल चला लूँगा और फिर मैं जल्दी ही शाम होने से पहले आ जाऊँगा। आप आराम से दावत पे जाएं और फिर घर जाके आराम करें, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा शाम होने से पहले। फिर सैफ साहब घर की तरफ जाने लगते हैं और कालो खेतों की तरफ जाने लगता है। सारा काम खत्म करने के बाद कालो घर जाने लगता है, क्योंकि उसे जानवरों को चारा भी डालना था, इसलिए वो शाम होने से पहले ही चला जाता है। अच्छा यार, वो मैं ये कह रहा था, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे ना गाड़ी के लिए, वो ले आओ। वो अभी मैंने गिन कर चेक भी करने हैं, कम या ज़्यादा ना हो। सुबह मेरा एक दोस्त आ रहा है और हम दोनों ने मिलकर गाड़ी लेने के लिए शोरूम जाना है, और वो सारे के सारे पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे ना, वो ले आओ, एक दफ़ा चेक करने हैं। हाँ हाँ, वो तो मैंने संभाल के रखे हैं और बड़ी एहतियात से भी, ताकि कहीं आगे पीछे ना हो जाएं। और मैंने खाना भी बना दिया है, मैं अभी दोनों चीज़ें लेके आती हूँ। ये कहकर चुड़ैनी जी पैसे लाने के लिए चली जाती है और वापस आके कहती है, गजब हो गया सेठ साहब,
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। ओ खुदा, ये क्या हो गया? जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो चोरी हो गए। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हमारे घर में आज तक चोरी नहीं हुई। तुमने अच्छी तरह तो देखा है ना। अगर चोरी हो गए हैं तो ज़रूर ये काम कालू का ही होगा। उसके अलावा हमारे घर में किसी का भी आना जाना नहीं है। अभी मैं इसकी अच्छी खबर लेता हूँ, ज़रा सब्र करो तुम। फिर सेठ कालो को जोर जोर से आवाज लगाता है, कालो, अरे ओ कालो, जल्दी से इधर आओ। जी मालिक, आप इतनी जोर जोर से मुझे क्यों आवाज़ें दे रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? आखिर हुआ क्या है? बताइए मुझे क्या हुआ है। हाँ हाँ, अब तुम इतने शरीफ और मासूम ना बनो। हमें सब पता चल गया है। जो तुमने पैसे चोरी किए हैं ना, वो वापस कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं मालिक, ना ही मैं नमक हराम हूँ और ना ही मैं चोर हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया है। मैं कभी भी चोरी नहीं कर सकता। आपको कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। मैं चोर नहीं हूँ। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें मैंने घर में रख के बहुत बड़ी गलती की है। तुम एक नमक हराम नौकर हो। जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। आइंदा मुझे यहाँ पर दिखाई मत देना। और हाँ, सुबह तक मेरे पैसे भी लौटा देना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आज रात का टाइम है। अगर तुमने पैसे ना लौटाए तो फिर ये फैसला पुलिस ही करेगी कि तुमने चोरी की है या नहीं। सेठ कालो को खरी खरी सुना देता है और उसको घर से निकाल देता है। सेठ का पुलिस में कोई दोस्त रहता था। वो उसको बुला लेता है और पुलिस आ जाती है। अरे सेठ साहब, क्या मसला हो गया? आपने मुझे आधी रात के वक्त क्यों बुला लिया? मैं ड्यूटी छूट कर आया हूँ। जल्दी जल्दी बताइए, क्या मुसीबत आन पड़ी? अरे यार, मुसीबत ये है ना, मेरे घर में पैसों की चोरी हो गई है और हमारे घर में एक ही शख्स आता जाता है जिसका नाम है कालू। उसके अलावा हमारे घर में ना ही कोई आता है और ना ही हमें किसी पर शक है। बाकी आप तहकीक करो। फिर सेठ पुलिस वालों को सारी बात बताता है, लेकिन हकीकत से वाकिफ नहीं था। फिर कालो पुलिस से डरकर वो कहूँ छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कालो एक दरख्त के नीचे सांस लेने लगता है और कालो बहुत देर जाता है और परेशान हो जाता है। मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। मेरे ऊपर इल्जाम लगा है। मैंने चोरी नहीं की। और फिर वहाँ एक परी हाजिर होती है। अरे अच्छे शख्स, तुम आधी रात को जंगल में क्या कर रहे हो और बहुत परेशान भी लग रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। और तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई परेशानी वाली बात है जो तुम आधी रात को यहाँ बैठे हो? परी जी, मेरी मदद करो। मैं एक घर पे नौकर हूँ और उस घर का जो मालिक है ना, मतलब कि मेरा सेठ, उसके घर में पैसों की चोरी हुई है और वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पैसे मैंने चोरी किए हैं। हालांकि मैंने पैसे चोरी नहीं किए, ना ही मुझे उन पैसों का पता है, लेकिन वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और उसने पुलिस स्टेशन में इत्तला कर दी है। इस वजह से मैं यहाँ जंगल में आ गया हूँ। अरे ईमानदार शख्स, मुझे सब पता है। पैसे तो सेठ की बीवी ने ही चोरी किए हैं और उसने अपने दोस्त को कारोबार के लिए दिए हैं।
लेकिन मैं तुम्हें अभी बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के देती हूँ, इसे लेके सेठ के पास चले जाओ। फिर सुबह हो जाती है और कालू वापस घर जाने लगता है। सेठ साहब, चोरी आपकी बीवी ने की है, मैंने नहीं की कोई भी चोरी। पूछें ज़रा आप इससे, मेरे पास सबूत भी हैं। सच सच बता दो, चोरी तुमने की है या नहीं की, वरना मैं तुम्हें घर से भी निकाल दूंगा और पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। बताओ सच सच मुझे, तुमने चोरी की है? हाँ हाँ सेठ साहब, चोरी तो मैंने ही की थी, वो मैं बस लालच में आ गई थी। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। फिर कालू बच जाता ही और पुलिस सेठ की बीवी को जेल में डाल देती ही और हकीकत सबके सामने आ जाती।